विद्यार्थियों, आज के हमारा जो अध्ययन का जो टॉपिक है वो है शुंग वंश, और उसके तहत आज हम पुष्यमित्र शुंग के विषय में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास में जिस राजवंश की स्थापना हुई थी वो था शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुराणों के अनुसार लगभग 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने अंतिम जो मौर्य शासक था वृहद्रथ, उसकी हत्या कर कर एक नए राजवंश की नींव रखी। शुंग वंश के इतिहास के बारे में हमारे पास जानकारी के लिए जहां साहित्यिक स्रोतों में पतंजलि का महाभाष्य, पुराण, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित्र तथा जैन लेखक मेरुतुंग की थेरावली, साथ में ही बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में हमें शुंग वंश के विषय में बिखरी हुई जानकारी मिलती है, जिन्हें इतिहासकारों ने संग्रहित कर और शुंग वंश का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अगर हम अभिलेखीय साक्ष्यों की बात करें तो कलिंग का जो राजा था खारवेल, उसके हाथी गुम्फा अभिलेख में और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से भी हमें इस वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भरूच और सांची के स्तूपों से भी इस समय की कलात्मक गतिविधियों के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। शुंगों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। जैसे कि बौद्ध जो ग्रंथ है दिव्यावदान, उसमें शुंगों को या पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का ही बताया गया है, जबकि कुछ इतिहासकार शुंगों को ईरानी मानते हैं, जबकि जो इतिहासकार हैं काशी प्रसाद जायसवाल, वो शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं। लेकिन हम इस समस्त अध्ययन या सारे इतिहासकारों का एक अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में जो शुंग वंश था वो ब्राह्मण वंशीय था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिव्यावदान नामक जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र ने यद्यपि मौर्य साम्राज्य का अंत किया था, लेकिन वह स्वयं भी मौर्य वंशी था। लेकिन इस बात में यह जो बात है ये तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि अगर वो मौर्य वंशी ही होता तो वो इस वंश का विनाशक नहीं बनता। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शुंग या तो ईरानी थे या उनका संबंध ईरान से था, और इस मत को मानने का आधार इतिहासकार ये मानते हैं कि शुंग वंशीय शासकों के नाम के अंत में मित्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि ईरान में जो प्रचलित जो मित्र है अर्थात जो सूर्य की पूजा से संबंधित रखता है। लेकिन इस तर्क को भी अधिकांश इतिहासकार स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अगला अगर हम बात करें तो काशी प्रसाद जायसवाल हुए हैं इतिहासकार, उन्होंने शुंगों को ब्राह्मण माना है, और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है यह मत सही भी हो और नहीं भी हो, लेकिन हमारे पास इस तरह के और भी स्रोत उपलब्ध हैं जो कि शुंगों को ब्राह्मण मानते हैं, और पाणिनि ने उन्हें भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण माना है, जबकि जो बौद्ध इतिहासकार हैं या बौद्ध लेखक हैं तारानाथ, वो भी उनको ब्राह्मण मानते हैं। आधुनिक युग के अधिकांश इतिहासकार शुंगों को ब्राह्मण ही मानते हैं, और इसके अतिरिक्त शुंगों को उनकी जो वैदिक धर्म के प्रति जो अनुरक्ति की जो भावना थी और बौद्धों के प्रति जो विरक्ति की भाव था, उसको देखकर भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुंग ब्राह्मण ही थे। उन्होंने धर्म के प्रभाव को रोकने के लिए या बौद्ध धर्म के प्रभाव को रोकने के लिए और वैदिक धर्म को या ब्राह्मण धर्म को के प्रभाव को की जड़ों को जमाने के लिए उसके पुनरुत्थान का जो कार्य किया, उसके आधार पर भी इतिहासकार इस मत पर सहमत दिखाई देते हैं कि शुंग वंश ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। अब हम बात करते हैं शुंग वंश के जो प्रसिद्ध जो शासक हुए पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने इस नए राजवंश की नींव रखी। तो भारतीय इतिहास में पुष्यमित्र शुंग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और इसका कारण है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर और एक नए राजवंश की स्थापना की थी। अधिकांश जो साक्ष्य है पुष्यमित्र शुंग को सेनानी या सेनापति की ही उपाधि उसमें दी गई है,
और अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने, जो कि सेनापति के नाम से अधिक विख्यात था, उसने मौर्य साम्राज्य के विखराव को रोकने का प्रयास किया था। और पुष्यमित्र ने चूंकि रक्त और की नीति अपनाकर ही अपने राज्य को आरंभ किया था, और अंत तक वह इसी नीति के द्वारा अपने राज्य को कायम करने में सफल हुआ। और साथ में ही उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया। गद्दी पर बैठने के बाद पुष्यमित्र के द्वारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया गया, और उसके बाद उसने कौशल, वत्स, अवंती पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। जहां जहां वह अपना पकड़ मजबूत करता गया, वहां वहां उसने उपराजा नियुक्त किए या अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। जैसे कि विदिशा में उसने अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया, जबकि अयोध्या अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि राजा का एक प्रतिनिधि कौशल में भी नियुक्त था। तो इस प्रकार उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करके उसने केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र की एक अन्य उपलब्धि, और वो थी उसका विदर्भ के साथ युद्ध। मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है, उससे हमें विदर्भ के साथ पुष्यमित्र शुंग के काल की जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। विदर्भ जो कि आधुनिक बरार था, इसमें एक नए राज्य स्थापित हुआ था, और यहाँ का जो राजा था वो यज्ञसेन था। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञसेन का जो चचेरा भाई था माधवसेन, वास्तव में वो सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी था, लेकिन यज्ञसेन ने उससे गद्दी छीन ली थी। यज्ञसेन का ही एक जो संबंधी था, मौर्य दरबार में मंत्री था, तो यज्ञसेन की इस धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप यज्ञसेन के शासक बनते ही पुष्यमित्र ने उसके संबंधी को बंदी बना लिया। माधवसेन जो कि पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसका मित्र था। अतः माधवसेन जब अग्निमित्र से मिलने के लिए विदिशा की तरफ जा रहा था, तो यज्ञसेन के एक सैनिक ने माधवसेन को गिरफ्तार कर लिया। ये जो घटना हुई, ये अग्निमित्र को बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने माधवसेन को छोड़ने की मांग की। परंतु इसके बदले में यज्ञसेन ने शुंगों की कैद में पड़े हुए अपने साले, जो कि मौर्य दरबार में मंत्री था, उसको छोड़ने की मांग रखी। अग्निमित्र ने इसके उत्तर में अपना जो सेनापति था वीरसेन, उसको विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, और युद्ध में यज्ञसेन पराजित हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप माधवसेन को रिहा कर दिया गया। बाद में दोनों के बीच में समझौता हुआ, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप विदर्भ का जो राज्य है वो माधवसेन और यज्ञसेन में बांट दिया गया, और इस तरह से अब दोनों राज्य की जो सीमा है वो वर्धा नदी को निश्चित कर दिया। दोनों ही शासकों ने पुष्यमित्र की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और इस तरह से शुंगों का जो प्रभाव है वो नर्मदा नदी के दक्षिण तक फैल गया। तो विदर्भ के साथ युद्ध ये पुष्यमित्र शुंग के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, और इससे जो शुंगों का जो राज्य है वो नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया था। पुष्यमित्र के समय की अन्य जो एक युद्ध हुआ वो था यवनों के साथ उसका युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के काल की में जो यवनों के साथ जो संघर्ष हुआ है उसकी जानकारी हमको गार्गी संहिता से, पतंजलि के महाभाष्य से, और कालिदास का जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि यवन आक्रमणकारी भारतीय क्षेत्र में घुसकर और वो पाटलिपुत्र के निकट तक पहुंच गए थे। कालिदास का जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उससे हमें पता चलता है कि जब जो वसुमित्र था, जो कि पुष्यमित्र का ही पुत्र था, उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को छोड़ा गया था, और वह उसकी रक्षा के लिए वसुमित्र घूम रहा था, तभी सिंधु नदी के किनारे यवनों ने वसुमित्र के घोड़े को पकड़ लिया। संभवतः यह जो सिंधु नदी है ये पंजाब की ही सिंधु नदी थी, क्योंकि यह विदिशा से काफी दूर थी।
चूंकि घोड़े को पकड़ लिया गया था, इसलिए अब युद्ध अनिवार्य हो गया था और वसुमित्र ने यवनों को पराजित कर यज्ञ का अश्व है वो वापस लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस यवन आक्रमण संभवतः डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। यद्यपि कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यवनों का जो नेता था वो मिनेंडर या मिलिंद था। लेकिन नेता कोई भी रहा हो, यवनों पर पुष्यमित्र शुंग की जो विजय है ये उसकी एक काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र के शासन काल में या पुष्यमित्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की सूचना हमको पतंजलि के महाभाष्य, हरिवंश पुराण, धनदेव के अयोध्या विलेख से प्राप्त होती है। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ में स्वयं पतंजलि ने ऋषि का कार्य किया था और महाभाष्य में इस तरह का हमको उल्लेख मिलता है कि इसमें जो ऋषि हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पुष्यमित्र का यज्ञ करा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पुष्यमित्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया गया। जबकि जो कालिदास का जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उसमें पुष्यमित्र के द्वारा अश्वमेध का घोड़ा छोड़ने का हमको उल्लेख मिलता है और जिसकी रक्षा का भार पुष्यमित्र के जो पुत्र वसुमित्र पर था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहला तो यज्ञ उसने राज्याभिषेक के पश्चात ही किया था और दूसरा उसने यवनों को पराजित करने के पश्चात किया होगा। अब बात करते हैं कि पुष्यमित्र का जो साम्राज्य था वो कहां-कहां तक फैल गया था या उसका साम्राज्य विस्तार कहां-कहां तक था। तो पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य को विघटित करके या मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक बड़े भूभाग को पुनः एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया और उसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। धनदेव का जो अयोध्या विलेख है उससे हमें पता चलता है या उसमें उसको कौशलाधिपति कहा गया है। इसी प्रकार से दिव्यावदान और तारानाथ ने उसे जालंधर और सियालकोट पर उसके अधिकार को प्रमाणित किया है। मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतीय जो शासक है वो बताया गया है। तो इन समक्ष जो सारे हमारे सामने जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र का जो साम्राज्य है वो पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक विस्तृत था। तो इस तरह से पुष्यमित्र ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, यद्यपि वह मौर्यों का ही एक सेनापति था। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पुष्यमित्र शुंग का जो धर्म था या उसका बौद्ध धर्म के साथ किस प्रकार का संबंध था या उसके द्वारा किस प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं, साथ में ही शुंगकालीन कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए गए योगदान का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।